पाकिस्तान में एक जज ने एक कैदी को ऐसी सजा दी कि जिसे सुनकर आप लोग भी चौंक जाएंगे। उस कैदी को ये सजा मिली थी कि उसे 100 बार फांसी दी जाए, यानी कि एक बार फांसी पर लटकाने के बाद उसे फिर से दोबारा से फांसी दी जाए। ऐसे करके उसे 100 बार फांसी देनी थी। उसके बाद उसके शरीर के 100 टुकड़े करने थे और उन 100 टुकड़ों को एसिड से भरे ड्राम के अंदर डाल देना था। ये सच में हमारे ही पास के देश पाकिस्तान की घटना है, जहां जज ने ऐसी सजा सुनाई थी। तो क्या थी इसके पीछे की कहानी, आइए आज जानते हैं इस वीडियो में। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित और आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप सब लोगों के लिए एक क्राइम स्टोरी लेकर। और कहानी शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी पर। एक आदमी जो कि पाकिस्तान में एक पुलिस स्टेशन में जाता है और वहां पर जाकर उसने पुलिस वाले से कहा कि मैंने 100 बच्चों का कत्ल किया है, तुम मुझे गिरफ्तार कर लो। लेकिन पुलिस वाला समझता है कि यह कोई मजाक कर रहा है। वो उसे वहां से भागने के लिए कह देता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। लेकिन उस आदमी ने फिर से कहा कि मैंने सच में 100 बच्चों का कत्ल किया है, तुम मुझे गिरफ्तार कर लो। लेकिन पुलिस वाला मानने को तैयार नहीं था। उसने ये भी कहा कि तुम मेरे साथ चलो तो मैं तुम्हें सबूत भी दिखा सकता हूँ कि मैंने 100 बच्चों का कत्ल किया है। पुलिस वाला फिर से उसे डांट लगाता है और वहां से भगा देता है। वो अपने घर वापस आ जाता है। इस घटना के एक हफ्ते बाद पाकिस्तान में एक जंग करके अखबार है जो कि काफी मशहूर है। उस अखबार के एडिटर और पुलिस स्टेशन में 2 चिट्ठियां आती है। उस चिट्ठी में साफ साफ लिखा था कि मैंने 100 बच्चों का कत्ल किया है, अगर तुम इस एड्रेस पर आते हो तो तुम्हें वहां पर 100 बच्चों में से कुछ बच्चों की लाशें, कुछ अंग कटे हुए वहां पर मिल जाएंगे। लेकिन पुलिस इस चीज को सीरियस नहीं लेती। पुलिस सोचती है कि ये किसी ने उनके साथ मजाक किया है। लेकिन वो जंग के जो एडिटर थे उन्हें ये कुछ मामला सीरियस लगा। उन्होंने इस बात को सीरियस ले लिया। उन्होंने अपना एक क्राइम रिपोर्टर उस जगह पर भेज दिया जो उस चिट्ठी में एड्रेस लिखा था। उस जगह पर जाने के बाद जैसे ही वो उस कमरे में एंटर हुआ तो वहां पर एक दीवार पर खून सा लगा हुआ था। उस खून को देखने के बाद वो थोड़ा आगे चला। आगे जाने के बाद उसे वहां पर एक थैली मिली। थैली को खोलकर देखा तो उसने उसके अंदर कुछ कपड़े थे, बच्चों के कपड़े। इसके बाद दूसरी थैली देखी जिसमें कुछ जूते थे, बच्चों के ही जूते थे। और एक थैली में डायरी थी जिसके अंदर बच्चों के नाम लिखे हुए थे सीरियल वाइज, और उनके कुछ फोटोज थे। जब वो वहां से वापस मुड़ा तो उसे वहां पर 2 ड्राम दिखाई दिए। उन ड्रामों को जब उसने खोलकर देखा तो उसके अंदर बच्चों के छोटे छोटे टुकड़े थे। यह देखकर वो एकदम से घबरा गया। जहां वो क्राइम रिपोर्टर गया था वो जगह शाहबाद थी जो कि लाहौर में पड़ती है। फिर वो क्राइम रिपोर्टर भागकर जरा सहमा सा वहां तक पहुंचता है, उनके एडिटर साहब तक। एडिटर साहब को उन्होंने जाकर बताया कि जो कुछ उस लेटर में लिखा था वो सब कुछ सच है। वहां पर सच में बच्चों की लाशों के टुकड़े मिले हैं। यह बात सुनकर एडिटर भी हैरान रह गया। इसके बाद उस एडिटर ने अखबार में वो सब जो वहां पर डायरी वगैरह मिली थी उसके फोटोज और अपने रिपोर्टर का इंटरव्यू सब कुछ अखबार में छाप दिया। और पुलिस को भी सूचना दे दी कि वो जो लेटर मिला था वो सच है, वो झूठ नहीं बोल रहा। यह बात सुनकर पुलिस वाले भी हैरान रह गए कि हमने एक कातिल को छोड़ दिया जो खुद ही सरेंडर करने आया था। अब कर भी क्या सकते थे, अब तो वो जा चुका था। अखबारों में यह खबर आने के बाद चारों तरफ हड़कंप मच गया और बड़े अफसरों की मीटिंग बैठी। और इस मीटिंग में लाहौर पुलिस को उस कातिल को ढूंढने के लिए कहा गया और लाहौर पुलिस उस कातिल को ढूंढने के लिए लग गई। उस लेटर में यह भी लिखा था कि पुलिस के पास मैं सरेंडर करने गया था लेकिन पुलिस ने मुझे नहीं पकड़ा, इसलिए मैं रावी नदी में कूदकर अपनी जान देने जा रहा हूँ। पुलिस वालों को लग रहा था कि उसने सच में रावी नदी में कूदकर अपनी जान दे दी होगी, इसलिए पुलिस ने रावी नदी पर जाल बिछाया, वहां पर गोताखोरों को छोड़ा। वहां पर कई दिनों तक सर्च अभियान चलाया कि उसकी लाश मिल जाए, लेकिन वहां पर कोई लाश नहीं मिली। वहां से भी पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा। और पुलिस को जो वो लेटर मिला था उसमें
उस कातिल ने खुद का नाम जावेद इकबाल बताया था। जावेद इकबाल के नाम को ढूंढते ढूंढते पुलिस उस कमरे तक पहुंची जहां पर वो रहा करता। उसके साथ उसके 3 दोस्त और रहा करते। उन तीनों दोस्तों को पुलिस ने उठा लिया था और उनसे पूछताछ शुरू कर दी थी। पूछताछ में उन तीनों ने बताया कि वो सच में बच्चों का कत्ल किया करता। और जब उसकी फैमिली से पूछा गया तो फैमिली वालों ने भी बताया कि हमने तो उसे बेदखल कर रखा है। वैसे हैरानी की बात ये है कि जावेद एक रिच फैमिली से बिलोंग करता था। उसके पिता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। फिर वो कत्ल क्यों कर रहा था? उसने 100 बच्चों को क्यों मार दिया? और मीडिया में ये सामने आ रहा था कि बच्चे कौन कौन गायब हुए हैं। ज्यादातर बच्चे गरीब घरों के बच्चे थे जिनकी कोई रिपोर्ट वगैरह नहीं लिखवाया करता। खबरों में ज्यादा ये न्यूज आने की वजह से पुलिस पर भी ज्यादा दबाव पड़ रहा था कि वो जल्दी से जल्दी कातिल को ढूंढे। जावेद ने जो वो खत पुलिस वालों को लिखा था वो 5 या 6 दिसंबर 1999 को लिखा था। इसके 25 दिन बाद तक उसकी तलाश जारी रहती है। उसके 25 दिन बाद यानी कि 30 दिसंबर 1999 के दिन एक 40 साल का व्यक्ति जंग के दफ्तर में पहुंचता है और वहां पर जाकर उसने पूछा कि यहाँ पर एडिटर साहब कहाँ बैठते हैं। और वो एडिटर के पास जाता है और उनसे उसने कहा कि मैं ही जावेद इकबाल हूँ जिसने 25 दिन पहले आपको और पुलिस वालों को एक लेटर लिखा था जिसमें यह लिखा था कि मैंने 100 बच्चों का कत्ल किया है, वो मैं हूँ। एडिटर उसको देखकर और उसकी बातों को सुनकर हैरान रह जाता है। फिर उसने यानी कि जावेद इकबाल ने एडिटर साहब से कहा आप अपने एक रिपोर्टर को बुलाइए और मेरा इंटरव्यू लीजिए। मैं इंटरव्यू में बताना चाहता हूँ कि मैंने ये 100 कत्ल क्यों किए और मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ। और उसने ये भी कहा कि मेरा इंटरव्यू खत्म होने के बाद आप आर्मी में फोन करके मुझे पकड़वा देना, मुझे पुलिस वालों पर भरोसा नहीं है। इस बात पर एडिटर मान जाता है और उसका इंटरव्यू शुरू होता है। इंटरव्यू खत्म होने के बाद एडिटर ने 20 आर्मी वालों को बुलाया और उन्हें उसको सौंप दिया। बाद में बात होने के बाद उसे लाहौर पुलिस को वापस सौंप दिया गया। और जो उनकी बातचीत हुई थी यानी कि जो जावेद इकबाल ने इंटरव्यू दिया था उसमें उसने बताया कि यह एक अमीर परिवार का लड़का था, अच्छे स्कूल में पढ़ा करता। और जब ये 17 साल का हुआ तब इनके पड़ोस में किसी व्यक्ति ने किसी छोटे बच्चे के साथ कुछ गलत करने का आरोप इसके ऊपर लगा दिया जिसकी वजह से इसे जेल हो गई। इसका कहना था कि इसने ऐसा कुछ नहीं किया था, इसे झूठ बोलकर फंसाया गया था। इसकी माँ इससे बहुत प्यार किया करती जो इससे मिलने के लिए जेल भी जाया करती और वहां पर इसकी माँ इसको देखकर रोने लग जाया करती। और इसका कहना था कि मैं जब भी अपनी माँ को रोता हुआ देखा करता तो मुझे बहुत ही ज्यादा अफसोस हुआ करता। लेकिन उसके कुछ टाइम बाद इसकी माँ की भी मौत हो गई। शायद हो सकता है अपने बच्चे के जेल जाने के सदमे के कारण भी उनकी मौत हो सकती है। लेकिन जब उनकी मौत हुई तो उसके बाद से जावेद इकबाल ने ये कसम खा ली थी कि वो जब तक 100 माओ को नहीं रुला देता वो चैन से नहीं बैठेगा। यानी कि 100 माओ को रुलाना मतलब उनके 100 बच्चों का कत्ल जब तक वो कर नहीं देगा वो आराम से नहीं बैठेगा। और फिर ये जेल से बाहर आ गया। बाहर आने के बाद बच्चों को मारने का सिलसिला इसने शुरू किया। पहले तो इसने वीडियो गेम पार्लर खोला जहां पर बच्चे वीडियो गेम वगैरह खेलने आया करते। पहले तो ये उनको मारा करता और साथ में ही यह अपने पास एक 100 का नोट रखा करता और जो वहां पर बीच में गिरा देता, जिसके बाद जो भी बच्चा उस 100 के नोट को उठा लेता बाद में वो उनसे जाकर पूछता कि किसने 100 का नोट उठाया है। सब बच्चे मना कर देते। लेकिन जब वो तलाशी लेता तो जिसके पास वो 100 का नोट मिलता वो उसे अपने साथ एक कमरे में लेकर जाता जो उस पार्लर में ही बना हुआ था। उस कमरे में जाकर वो उसके साथ सच में कुछ गंदी हरकतें करता और वो अपना मुंह ना खोले उसके लिए वो 100 रुपए उसे बच्चे को दे देता। धीरे धीरे वो ये सब कर रहा था। लेकिन ये सब भी कब तक चलता? वो सोच रहा था कि ऐसे तो मैं 100 बच्चे मारने से पहले ही पकड़ा जाऊंगा। फिर वो इसको भी बंद कर देता है, मतलब कि वीडियो पार्लर को बंद कर देता है। इसके बाद इसने एक एक्वेरियम खोला जिसमें
छोटी छोटी मछलियों को ये लाकर रखने लगा, जिसे देखकर बच्चे इसकी तरफ यानी कि इसके एक्वेरियम को देखकर बच्चे आकर्षित होने लगे और वहां पर आने लगे। बच्चे मछलियों को देखकर बहुत ज्यादा खुश हुआ करते। वहां पर कुछ गरीब घरों के बच्चे भी आने लगे थे। इसने उन गरीब घर के बच्चों को ही अपना शिकार बनाया। ये उन बच्चों को पकड़ लेता और अपने साथ उसी यानी कि जो वो सब सामान मिला था, जहां पर वो बच्चों के कपड़े और वो खून के छींटे मिले थे, वही जो उसने चिट्ठी में एड्रेस दिया था उस जगह पर लेकर जाता और वहां पर पहले तो वो बच्चों के साथ कुछ गलत हरकतें करता। इसके बाद वो एक चैन से उस बच्चे की गर्दन दबा देता, जिससे वो मर जाता। मरने के बाद वो बच्चों के छोटे छोटे टुकड़े कर देता और उन टुकड़ों को एसिड से भरे ड्राम में डाल देता और जो कुछ उस ड्राम में बच जाता उसको बाहर निकालकर वो रावी नदी में बहा दिया करता। फिर धीरे धीरे इसने एक्वेरियम की दुकान भी बंद कर दी और आगे जाकर इसने उन बच्चों को निशाना बनाना शुरू कर दिया जो लाहौर की सड़कों पर लावारिस घूम रहे थे, जिनके बारे में किसी को नहीं पता। उन बच्चों के मरने के बाद भी कोई उनके बारे में नहीं पूछता, उनकी कोई रिपोर्ट नहीं होती। उन बच्चों को वो शिकार बनाने लगा था और जब वो इन बच्चों को मारता, उनसे उनका नाम वगैरह पूछकर वो डायरी में लिख लेता और उनके आगे सीरियल नंबर भी डालता कि उसने कौन से नंबर का अपना शिकार किया है, और वो कुछ बच्चों की फोटोज भी अपने पास रखा करता। इसने लगभग गरीब बच्चों को ही अपना शिकार बनाया था, जिस वजह से इनकी ज्यादातर रिपोर्ट हुई नहीं, जिसकी वजह से ये अभी तक बचा हुआ था। 100 कत्ल करने के बाद ये पुलिस स्टेशन पहुंचा और वहां पर जाकर इसने अपना सरेंडर करने के लिए कहा और वहां से पुलिस वालों ने इसे भगा दिया। इसके बाद ये वहां से ये एडिटर के पास जाता है, वहां पर जाकर ये सरेंडर कर देता है। आर्मी इसे अपने साथ ले जाती है। आर्मी इसे बाद में लाहौर पुलिस को सौंप देती है। इसका यह भी कहना था कि जब उसकी 10-15 लाश लास्ट की रह गई थी, यानी कि 10-15 बच्चे जो लास्ट के रह गए थे, उनको काटकर इसने ड्रम में डालकर रावी नदी में नहीं बहा, क्योंकि इसने सोचा कि वो सब बाद में सबूत है कि उसने सच में 100 कत्ल किए हैं। और इन सब के बाद पुलिस जब इसका बयान ले रही थी तो इसने पुलिस को ये बताया कि मैं चाहता तो 500 बच्चों को मार सकता था, लेकिन मैंने 100 ही बच्चे मारे। पुलिस मुझे तब भी नहीं पकड़ पाती अगर मैं 500 बच्चे मार देता। ये तो 100 बच्चे मारने के बाद मैंने खुद ने ही पुलिस को आकर अपने आप को गिरफ्तार करवाया है। पुलिस वालों ने उससे पूछा कि तुमने 100 ही बच्चों को क्यों मारा, 500 क्यों नहीं मारे फिर? तो उसने बताया कि मैंने 100 बच्चों की ही कसम खाई थी मारने की, इसलिए मैं 100 बच्चे मारने के बाद अपना सरेंडर करने आ गया। इसके बाद इसे जेल भेज दिया गया। जेल में जो वहाँ के पाकिस्तानी कैदी थे और उनको जब इसके बारे में इसकी कहानी का पता चला कि इसने 100 बच्चों को मार दिया है, तो कैदी भी इसको अंदर पीटा करते। इसके 4 साथी भी थे, जिसमें से एक साथी तो जब पुलिस ने उसको पकड़ा था वो ऊपर से कूद गया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। अब इसके 3 साथी बचे हुए थे और उनमें से 2 इसके साथ जेल में बंद थे। उन्हें जब कोर्ट में पेश किया गया तो वहां के जो जज थे यानी कि अल्लाह बख्श उनका नाम था, और जब उन्होंने इस केस के बारे में सुना तो उनकी आंखें नम हो गई। उनके अंदर इतना ज्यादा गुस्सा पैदा हो गया, उन्होंने एक ऐसा फैसला सुना दिया जिसने वहां पर बैठे सभी लोगों को चौंका दिया था, क्योंकि जज साहब ने कहा कि इसको 100 बार फांसी दी जाए और 100 बार फांसी देने के बाद इसके शरीर के 100 टुकड़े किए जाए और उन 100 टुकड़ों को उठाकर एसिड से भरे ड्रम में डाल दिया जाए। यह सब सुनकर सभी लोग हैरान थे। जज साहब ऐसे कैसे फैसला सुना सकते हैं, क्योंकि जज ऐसा फैसला नहीं दे सकते। वो भावनाओं में बहकर ऐसा उन्होंने कह दिया था। लेकिन जब जज ने यह फैसला सुना दिया तो पुलिस वालों को तो उसको मानना था, और ये सब अखबार में भी आ गया। मीडिया में ये सब आने के बाद जो ह्यूमन राइट्स वाले थे उन्होंने आकर कहा कि आप किसी को ऐसी सजा नहीं दे सकते, आप भावनाओं में बहकर किसी को ऐसी सजा नहीं दे सकते। जिसके बाद जज ने उसे सिर्फ फांसी की सजा दी और 10 अक्टूबर 2001 को इनकी फांसी होनी थी। लेकिन फांसी से 2 दिन पहले यानी कि 8 अक्टूबर 2001 के दिन इकबाल की और उसके एक दोस्त की लाश जेल से मिलती है, जो कि फांसी के फंदे से लटक रही थी। लोगों का कहना था कि उन्होंने फांसी लगा ली है और कुछ लोगों का कहना था कि उन्हें जहर दिया गया है। लेकिन जब उनकी रिपोर्ट आई तो
पता चला कि उन्होंने खुदकुशी की है। लेकिन मीडिया में ये खबर भी थी कि उन्हें फांसी होने से पहले ही पुलिस की और कैदियों की मिलीभगत होने के कारण उन्हें अंदर ही मार दिया। ये कहानी थी पाकिस्तान की, जिसमें एक सीरियल किलर ने 100 बच्चों को मार दिया। आप लोग इस कहानी के बारे में अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर दें। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें।